हेलो, देखिए हम कल तक सॉलिड स्टेट का बहुत सारा पार्ट खत्म कर चुके हैं। मोस्ट वे हमने सॉलिड स्टेट के दो ही पार्ट खत्म किया है। एक तो है टाइप्स ऑफ सॉलिड वाला और दूसरा है यूनिट सेल वाला, राइट? ओके, तो बेटा अभी ये लेक्चर नंबर हमारा 4 है। आप अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो देखते रहना, ठीक है? आपको सब चीजें समझ में आती रहेंगी। फिर हम जो नोट्स दे रहे यही नोट्स को फॉलो करना, खुद के दिमाग से नोट्स मत बना लो, सही नहीं रहेगी, ठीक है? हम जो पढ़ाते वही कर रो। चलो बेटा, ये पढ़ा था हमने, ठीक है? ये फिर से एक बार डिफरेंस देख लीजिए, ये थोड़ा अच्छे तरीके से मैंने दे दिया है, ठीक है? एग्जाम्स में ऐसा ही लिखना है। अगर आपको आएगा राइट द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, तो आपको यही फॉलो करना है। फिर बेटा आगे चलिए, फिर हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था, तो यूनिट सेल का डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। फिर हमने देखा था कि यूनिट सेल के 4 टाइप हमने देखा था। कौन कौन से 4 टाइप थे बेटा? एक था प्रिमिटिव, ठीक है? दूसरा था बॉडी सेंटर। प्रिमिटिव का नाम क्या था? सिंपल। क्या नाम था प्रिमिटिव को? सिंपल, है ना? प्रिमिटिव का और एक नाम क्या था? सिंपल, है ना? ओके, फिर बेटा बॉडी सेंटर, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, इसके एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे। टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 1। फिर बेटा बॉडी सेंटर के अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के अंदर बॉडी सेंटर सेकंड टाइप देखा था। तो सेकंड के अंदर जो हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ये कहां होते हैं बेटा? कॉर्नर्स। और कहां होते हैं बेटा? बॉडी सेंटर। इसका मतलब कॉर्नर का 1 और बॉडी सेंटर का 1, टोटल कितने बनेंगे? सीधी 2, ठीक है? फिर बेटा हमने फेस सेंटर देखा था। फेस सेंटर में देखिए बेटा, एटम्स तो कॉर्नर में प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो 6 फेसेस रहेंगे, मैंने कल दिखाया था 6 फेसेस कौन से होती है, राइट? यूनिट सेल के। तो 6 फेसेस का मिलके कितने एटम्स बनते हैं बेटा? कॉर्नर का 1 प्लस 6 फेसेस का 3 एटम्स इज इक्वल टू टोटल कितने एटम्स होते हैं? यहां 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने और एक टाइप पढ़ाया था, मैंने जिसको पढ़ाया था एंड क्यूबिक यूनिट सेल या तो बेस क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हमने बोला था ईसीसी। तो ईसीसी में अगर हम बात करेंगे तो एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? कॉर्नर। किसमें होते हैं बेटा? कॉर्नर प्लस बेस पे। कॉर्नर प्लस बेस पे। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि बेस का मतलब होता है नीचे वाला रखा गया, ठीक है? नीचे वाला पार्ट। तो नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों का मिलकर एक एटम्स होता है। इसका मतलब कॉर्नर का एक एटम्स, 1 एटम्स प्लस बेस का 1 एटम, टोटल कितने एटम होंगे? 2। तो ईसीसी में टोटल कितने एटम्स है बेटा? 2। तो एनसीईआरटी के अंदर ये जो नोट्स मैंने लिखी है ना, स्टेट बोर्ड प्लस एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में 3 ही टाइप्स दिया है, इसलिए क्रीम पे आपको 3 टाइप्स दिख रहे हैं, ठीक है? समझ में आया? कुछ दिक्कत इधर तक किसी को नहीं है, ठीक है? ये नोट्स भी आप देख लेना एक बार, आपको आ जाएगी ग्रुप पे। चलो आगे बेटा, आज जो पढ़ेंगे पार्ट ये है क्रिस्टल सिस्टम को हम पढ़ने वाले। आज किसको पढ़ने वाले? क्रिस्टल सिस्टम। ओके, स्टेट बोर्ड में इसको ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन एमएसटी सीईटी और आपकी जेईई और नीट एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो क्रिस्टल सिस्टम देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सियल डिस्टेंस एंड द एक्सियल एंगल बिटवीन द एज ऑफ द वेरियस क्रिस्टल कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 सिस्टम। तो बेटा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से उसको किसकी पार्ट में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने? 7 सिस्टम में उसको डिवाइड किया है। कौन से 7 सिस्टम होती है? देखो, फर्स्ट होती है क्यूबिक। क्या होती है बेटा? क्यूबिक। सेकंड होती है टेट्रागोनल। क्या होती है? टेट्रागोनल। फिर होती है बेटा रोम्बिक। क्या होती है बेटा? रोम्बिक। नहीं तो उसका नाम होता है अर्थोरोम्बिक। क्या होता है? अर्थोरोम्बिक, 3 नंबर वाली। 4 नंबर वाली होती है मोनोक्लिनिक। क्या होती है? मोनोक्लिनिक। फिर बेटा होती है हेक्सागोनल। कौन सी होती है? हेक्सागोनल। फिर होती है बेटा ट्राइगोनल। देखो इधर जो होता है ये टेट्रागोनल, ये क्या है? ट्राइगोनल। टेट्रागोनल, ट्राइगोनल। टेट्रागोनल को दूसरा नाम नहीं होता, लेकिन ट्राइगोनल को नाम होता है रोम्बोहेड्रल्स। कौन सा होता है? रोम्बोहेड्रल्स। और लास्ट वाला होता है ट्राइक्लिनिक। क्या होता है बेटा? ट्राइक्लिनिक, ठीक है? ये मोनोक्लिनिक है, ये ट्राइक्लिनिक है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम तुम्हारा लक्षात ठेवायचे आहे, आप लोगों को याद रखना है। समझ में आया यहां तक? ठीक है। कौन कौन से 7 सिस्टम होते हैं फिर से एक बार याद करते हैं। क्यूबिक, फिर याद करते हैं टेट्रागोनल्स, फिर करेंगे रोम्बिक, फिर आती है मोनोक्लिनिक, फिर आती है हेक्सागोनल, फिर आती है ट्राइगोनल, फिर आती है ट्राइक्लिनिक, राइट? इसका मतलब अगर इसके हम सफिक्स निकालेंगे तो सी टी, फिर आएगा ओ, CTO या तो आर, आपको जो अच्छा लगता है वो यूज करिए। एक तो आर्थोरोम्बिक बोलो, नहीं तो रोम्बिक बोलो, मोस्ट आप आर्थोरोम्बिक ही बोलो। फिर आता है मोनोक्लिनिक, फिर आता है हेक्सागोनल, फिर आता है रोम्बोहेड्रल्स, ठीक है? और फिर आता है ट्राइक्लिनिक्स, ठीक है? सीटो MHRT, ठीक है? कैसा भी याद कर लो, लेकिन ये क्रिस्टल सिस्टम को याद रखना, एग्जाम के लिए बोर्ड्स एग्जाम में इंपॉर्टेंस नहीं है।
बोर्ड्स एग्जाम में ज्यादा तो ज्यादा एमसीक्यू आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ध्यान से सुनना, जो हमारा क्यूबिक्स होता है इसके अंदर जितनी भी एज लेंथ होती है, आपको पता है कल यूनिट सेल का मैंने एक डायग्राम निकाला था, आप लोगों को शायद याद होगा या तो नहीं होगा। देखो मैंने कैसे यूनिट सेल निकाली थी, सब लोग देख लीजिए। ऐसी मैंने एक यूनिट सेल निकाली थी, सही है यूनिट सेल, ठीक है, ये ऐसी यूनिट सेल निकाली थी। फिर मैंने बोला था कि बेटा ये यूनिट सेल के कितने एक्सिस होते बेटा, 3 एक्सिस होते हैं। कितने एक्सिस होते हैं? 3, जिसको मैंने नाम दिया था ए बी सी। क्या नाम दिया था बेटा? ए बी सी। फिर मैंने नाम दिया था इसके एंगल का अल्फा, बीटा और गामा। सॉरी उल्टा किया मैंने, इधर गामा था, इधर गामा और इधर बीटा, ठीक है। तो ये जो होती है ए, तो ये जो होता है और इधर का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं एज लेंथ। क्या बोलते हैं? एज लेंथ। क्या बोलते हैं? एज लेंथ, ठीक है। सो अभी ध्यान से सुनना, तो बेटा ये एज लेंथ या तो एक्सियल डिस्टेंस, एज लेंथ या तो एक्सियल डिस्टेंस। एक्सियल डिस्टेंस मतलब इधर का डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस। और एज लेंथ का मतलब होता है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है। मतलब एज लेंथ का मतलब होता है, मैं पढ़ाऊंगा पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर डिटेल्स में कि एज लेंथ क्या होती है, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखना कि आपकी क्यूबिक स्ट्रक्चर्स में आपकी तीनों भी जो एक्सिस होते हैं इक्वल होते हैं। कैसे होते बेटा? इक्वल। और तीनों का एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इसमें एग्जांपल थोड़ी याद रखने की कोशिश करना बेटा। क्यूबिक स्ट्रक्चर किसका होता है? जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? ZnS। जिंक सल्फाइड को ही जिंक ब्लेड बोलते हैं, ये याद रखना, इससे एमसीक्यू आता है, ठीक है। फिर बेटा KCl NaCl। अभी KCl NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्यूबिक। कैसा होता है? क्यूबिक। थोड़ा याद रखने की कोशिश करना एग्जाम के लिए। फिर टेट्रागोनल्स की अगर बात करेंगे तो टेट्रागोनल्स में आपका A = B होता है एज लेंथ, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C होता है। लेकिन ये तीनों का एंगल सेम होता है। कैसा होता है बेटा? सेम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आता है बेटा? टिन ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, ये होते हैं इसके बेटा एग्जाम्पल। और ये टिन, SN मतलब टिन, तो टिन का भी स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्रागोनल्स होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। फिर होता है आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक में ये तीनों की एज लेंथ सेम नहीं होती। ओ के अंदर तीनों की एज लेंथ सेम नहीं होती, लेकिन एंगल सेम होता है। तो शुरू के जो तीनों है ना आपके, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, है ना, क्यूबिक, टेट्रागोनल्स एंड आर्थोरोम्बिक, ये तीनों के एंगल सेम होते हैं। सिर्फ फर्स्ट की एज लेंथ भी सेम होती है, सेकंड की ए और बी की एज लेंथ सेम होती है, सी की सेम नहीं होती, लेकिन नीचे वाले की किसी की भी एज लेंथ सेम नहीं होती। तो शुरू के 3 तो आप लोग समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं, देखो बेटा, मैंने आपको पढ़ाया क्यूबिक, ठीक है, फिर पढ़ाया टेट्रागोनल्स, फिर पढ़ाया आर्थोरोम्बिक। क्यूबिक, टेट्रागोनल्स एंड आर्थोरोम्बिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक। अगर मैं उसके एंगल या तो एज लेंथ के बारे में बता दूं, तो जो आपका क्यूबिक होता है इसके अंदर एज लेंथ A = B, B = C होता है, समझ में आया। और तीनों का भी एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है, समझ में आया तक, ठीक है। फिर सेकंड मैंने क्या पढ़ाया आपको कि टेट्रागोनल जो होता है, ये टेट्रागोनल्स के अंदर दोनों की एज लेंथ सेम होती है, लेकिन सी की एज लेंथ सेम नहीं होती, लेकिन तीनों का भी एंगल सेम होता है सेकंड में, ठीक है। फिर 3 नंबर आर्थोरोम्बिक में क्या पढ़ाया मैंने? आर्थोरोम्बिक में मैंने बताया कि तीनों की भी एज लेंथ सेम नहीं होती, लेकिन आपका जो एंगल्स होता है ये तीनों का भी सेम होता है। इसका मतलब शुरू के जो तीनों है आपको सीटों, ये सीटों का तीनों का एंगल सेम होता है, एक्सेल एंगल सेम होता है। एक्सेल एंगल सेम मतलब इधर का एंगल सेम होता है, सॉरी इधर देखिए तो सब लोग देखो, ये एंगल सेम होता है, ठीक है, तीनों का भी ये एंगल सेम होता है, ठीक है। फिर आगे चलिए, मोनोक्लिनिक्स के अंदर एज लेंथ सेम नहीं होती, ठीक है, मोनोक्लिक के अंदर एज लेंथ सेम नहीं होती, लेकिन आपकी एज लेंथ, अभी देखो आपको मैं कंक्लूजन बता रहा हूं पेयरिंग करके, अभी ध्यान से सुनना, मैं पेयरिंग करूंगा फिर एंगल्स आपको याद रहेंगे। 2 मिनट के लिए ध्यान देना सब लोग। मैं पेयरिंग करूंगा, किसके एज लेंथ सेम है, 2 मिनट के लिए ध्यान देना सब लोग। चलो इधर ध्यान दो, ये सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज जो पार्ट डाला इसमें वो सिर्फ और सिर्फ सीईटी का डाला है, जिसमें सीईटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आज बोर्ड के लिए पार्ट नहीं है, आज जितना भी पढ़ाऊंगा ये बोर्ड का पार्ट नहीं है, ये पूरा की पूरा आपका सीईटी का पार्ट है, ठीक है। चलो अभी ध्यान से सुनना सब लोग। देखो बेटा, पेयरिंग करना है हमें। अभी पेयरिंग करेंगे तो आपको पता है ये जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक, तो क्यूबिक का आप जोड़ी लगा सकते हैं किसके साथ?
ट्राइगोनल के साथ जोड़ी लग सकती है। क्यों लग सकती है? क्योंकि उनों की क्या होती है बेटा, एज लेंथ। क्या होती है इसकी? एज लेंथ। या तो एंगल सेम होता है, एंगल लेकिन डिफरेंट होता है। एज लेंथ सेम होती है क्यूबिक और ट्राइगोनल या तो रोम्बोहेड्रल की, जो एज लेंथ होती है ये सेम होती है, ठीक है। फिर लेकिन एंगल से यहां बताएंगे तो अल्फा और बीटा का एंगल सेम होता है, लेकिन गामा का एंगल 120 डिग्री सेल्सियस के बराबर नहीं होता, ऐसा बोला है, बीच में होता है, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। क्या बोला बेटा? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ लास्ट वाला सेम नहीं होता, ठीक है, सॉरी। हाँ ओके, लास्ट वाला सेम नहीं होता। फिर बेटा ये जो होता है इसकी स्पेयर किसके साथ लगाएंगे हम, जिसकी एज लेंथ सेम है? ये दोनों की, ट्राइगोनल हेक्सागोनल, टेट्रागोनल हेक्सागोनल, ठीक है। फिर हम पेयरिंग किसके लगा सकते हैं? देखो ये वाला लगा सकते हैं, आर्थोरोम्बिक एंड ट्राइक्लिनिक, ठीक है, एज लेंथ के हिसाब से। मोनोक्लिनिक भी इसमें आता है, यस, ये तीनों भी सेम आते हैं, ठीक है। थोड़ा याद रखने की कोशिश करना है, थोड़ा एग्जाम्पल के बारे में याद रखना है, ज़्यादा इससे नहीं आता, आएगा तो एक दो क्वेश्चन इससे आएंगे, लेकिन ये होती है सेवन क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। और ये जो सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स होती है, ये सेवन क्रिस्टल सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने कुछ नहीं डाला इसके अंदर, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं टोटल वो 14 होते हैं। कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 14। देखो ये जो सेवन क्रिस्टल सिस्टम है, कौन से बेटा? सेवन क्रिस्टल सिस्टम, थोड़ा याद रखना, सेवन की स्पेलिंग लिख लेना। सेवन क्रिस्टल सिस्टम जो होती है इसके जो 14 स्ट्रक्चर होते हैं, कितने होते हैं बेटा? 14 स्ट्रक्चर्स ऑफ यूनिट सेल, 14 स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जो यूनिट सेल के टाइप है ना बेटा, जो यूनिट सेल के टाइप है ना, उसमें से 14 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेवन क्रिस्टल सिस्टम have 14 structures of unit cell. Unit cell is known as brevis lattice. त्यालाच काय म्हणायचं? brevis lattice. काय म्हणायचं त्याला? brevis lattice. कधी तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारला जातो, डिफाइन द ब्रेविस लैटिस, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा विचारला जाएगा। तो जब भी आपको ब्रेविस लैटिस के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो उसमें सिंपल लिखना है बेटा आपको कि सेवन क्रिस्टल सिस्टम हैविंग 14 डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, ऐसा बोला तो भी चलेगा, इज नोन एज ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते बेटा? ब्रेविस लैटिस। बहुत लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि ब्रेविस लैटिस क्या होता था। ब्रेविस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने यूनिट सेल के 14 डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, इसीलिए उन्हीं की उसने बताया 14 स्ट्रक्चर को, किसके बारे में बताया? सेवन क्रिस्टल सिस्टम के जो 14 स्ट्रक्चर्स होते डिफरेंट उनके बारे में बता दिया, तो उन्हीं की डेफिनेशन में ही इसको इंक्लूड करना है। हमें क्या करना है? इंक्लूड करना है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही करना है। ब्रेविस लैटिस का मतलब होता है सेवन क्रिस्टल सिस्टम हैविंग 14 डिफरेंट यूनिट सेल स्ट्रक्चर्स इज नोन एज, किंवा 14 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स इज नोन एज ब्रेविस लैटिस। क्या बोलेंगे? ब्रेविस लैटिस, ठीक है। उसकी डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे। चलो आगे। फिर बात आती है बेटा जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो भी पार्टिकल्स के बाद जो भी एटम्स होते हैं, अभी तक तो हमने यूनिट सेल में क्या पढ़ा है? एटम्स को पढ़ा है। जो भी हमारे एटम्स होते हैं बेटा, ये एटम्स को अगर हम 2D में अरेंज करेंगे, किस में अरेंज करेंगे? 2D। किस में अरेंज करेंगे? 2D में अरेंज करेंगे, तो उनकी कैसे कैसे ज्योमेट्री आती है, उनकी डायमेंशन क्या होती है, सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। चलो बेटा, तो बेटा हमने जो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, अभी तक हमने एटम बोला था, है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम्स होता है, बीसीसी में भी 2 एटम्स होते हैं, एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं, ईसीसी में 2 एटम्स होते हैं, ये सब मैंने तो पढ़ा है ना। तो एटम्स के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। तो एक चीज याद रखना बेटा, ये जो एटम्स होते हैं ये 1 डायमेंशन वाला, अगर आपको आता है राइट द नोट्स ऑफ द 1 डायमेंशंस, ठीक है, इन 2D पैकिंग, ठीक है, 2D पैकिंग के अंदर। तो 1 डायमेंशन मतलब आपको एटम्स को एक लाइन में ऐसा निकाल लेना है, ठीक है, निकाल लिया। अभी इसको आप देखेंगे बेटा, 1 डायमेंशन में क्या होता है? इन 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2, ठीक है। क्या होता है? 2 होता है। तो सर आपको कैसे समझ में आया कि 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है? तो उसके लिए आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नेबरिंग स्फीयर टचिंग्स इन स्पेसिफिक वन स्फीयर, दिस नंबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ध्यान से सुनना,
देखो बेटा कोई भी स्ट्रक्चर्स के अंदर एक सिंगल पेयर को कितने पेयर टच कर रहे हैं, अगर मैं इमेजिन करोगे बीच वाला पेयर को मैंने इमेजिन कर लिया, सही है बेटा, तो इसको मिनिमम कितना पेयर टच कर रहे हैं बेटा, इस साइड से एक और इस साइड से एक, इसीलिए वन डायमेंशन में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है स्टचिंग नंबर ऑफ नेबरिंग पेयर। कौन सा बेटा, नेबरिंग स्पीयर, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके अंदर आप देखेंगे, बीच वाले को देखना है, लास्ट वाले को देखेंगे तो लास्ट वाला तो अकेला ही बेचारा, ये तो अकेला है। लेकिन कोई भी आप इमेजिन कर लो, ये बीच वाले को अगर मैं इमेजिन कर रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको इमेजिन कर रहा हूं, तो ये रेड वाले दो उसको क्या कर रहे हैं बेटा, टच कर रहे हैं। इसीलिए वन डायमेंशन के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2। और इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ वन डायमेंशन आर लीनियर। कैसी होती है अरेंजमेंट ऑफ द वन डायमेंशंस ऑफ द पार्टिकल्स किंवा आर द एटम्स, कैसी होती बेटा एटम्स के अरेंजमेंट, एटम्स कैसे होते बेटा, लीनियर। कैसे होते, लीनियर। ये चीज भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स आपको मिलने वाली, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो समझ गए वन डायमेंशन में क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, आपके जितने भी स्पेयर है, जितने भी एटम्स है, आपको एक लाइन से लगा देना है, उसी को बोलते हैं वन डायमेंशन। क्या बोलते हैं बेटा, वन डायमेंशन। और वन डायमेंशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2। क्योंकि क्यों 2 होता है सर, क्योंकि हर एक पेयर को कितने पेयर टच कर रहे हैं बेटा, वन डायमेंशन के अंदर 2 पेयर टच कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सबको। ठीक है, अगर वन डायमेंशन का पेन से निकालना है तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं। और ये बीच वाले का अगर मैं इमेजिन करूं तो इसको कितने पेयर टच कर रहे हैं बेटा, 2, इधर का एक और इधर का एक पेयर टच कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब वन डायमेंशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक, किसको दिक्कत है, नहीं है, चले आगे थोड़ा। ठीक है, बाद में लिख लेना बेटा नोट्स आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा थियरी मैं अंडरलाइन करके दूंगा, आप आराम से लिख लेना पढ़ते पढ़ते। अभी तो पढ़ लो मेरे साथ, ले लो आगे। चलो ध्यान से सुनो सब लोग। फिर आती बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या आती बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये डायग्राम में मेरे से थोड़ी गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ी गलती हुआ है डायग्राम्स में, ऊपर नीचे वो थोड़े स्पेयर हो गए मेरे से, लेकिन आप लोग ध्यान देना, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में अगर बताएंगे तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये कितना होता है बेटा, 4। अब इस क्लोज स्क्वायर पैकिंग जो है, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है ना बेटा, ये आपकी ए टाइप्स में, कौन से टाइप में बेटा, ए टाइप्स में। किसके टाइप्स में बेटा, ये ए टाइप्स में है। आगे भी मैंने बताई है, ए टाइप्स का मतलब क्या होता है, ध्यान में सुनना। अगर ए पहले रो का नंबर मैं ए दूंगा, दूसरे रो का नंबर भी क्या रहने वाला है, ए, तीसरी नंबर रो का क्या रहने वाला है, ए, चौथी नंबर रो का क्या रहने वाला है, ए। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर्स निकालू अच्छे से तो सब लोग ध्यान देना। देखो बेटा, अगर स्पीयर मैंने ऐसे निकाल ले लिया, देखिए सब लोग, मैं निकाल रहा हूं स्क्वायर क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर्स। ऐसा मैं क्या करूं बेटा, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे मैंने सब ऐसा सर्कल रख दिया। ठीक है, ऐसा रख दिया, ध्यान से देखना सब लोग, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, ये निकाला मैंने आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए टाइप्स में, है ना। ठीक है, तो अभी बेटा आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये बीच वाले को अगर ध्यान से आप देख रहे हो, बीच वाले को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको ओनली एंड ओनली कितने पेयर टच कर रहे हैं बेटा, 4 पेयर टच कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं, 4। ठीक है, अगर उसको 4 पेयर टच कर रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर क्या बन रहा है, देखो भला, इसके अंदर क्या बन रहा है, देखो भला, स्क्वायर बन रहा है। इसीलिए इस टाइप के पैकिंग को क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2 मिनट के लिए ध्यान देना, ये आगे वाला पार्ट कोई लिखने की जरूरत नहीं, 2 मिनट के लिए ध्यान देना। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट के लिए ध्यान देना बेटा, ये आगे का पार्ट में बाद में पढ़ाने वाला पैकिंग की एफिशिएंसी में, इसलिए आपको ये डिफिकल्ट लगेगा। चलो ध्यान से सुनना, इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। क्या होगा, 4। ठीक है, और पार्टिकल्स आर अरेंज इन, ठीक है, पार्टिकल इन अरेंज इन, एक दूसरे के ऊपर करना, उसको क्या बोल सकते हैं हम, पार्टिकल अरेंज इन, एक दूसरे के ऊपर रखना, उसको कैसे सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको, फर्स्ट रो इज, है ना, ऑन सेकंड रो। कैसे करेंगे, एक के ऊपर एक रखना, मतलब कैसे बोलेंगे उसको, बताओ, बना लो सेंटेंस।
अरेंज इन, अरेंज क्लोजली। ठीक है, चलो हम बोल सकते हैं कि द पार्टिकल्स किंवा द एटम्स अरेंजमेंट इन रो but first row arranged on second row। एक दूसरे के ऊपर क्या करना, रो को रखना। अगर मैं इसको फर्स्ट रो बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको फर्स्ट रो बोल रहा हूं R1, तो ये करेगा हमारा R2, ये करेगा हमारा R3, ये करेगा हमारा R4। ठीक है, हाँ तो सेम ही दिख रहा है ना, तो बोलो ना आप, ऐसे बोल सकते हैं, ये मतलब ए का एक रो, फर्स्ट ए का रो दूसरे ए के ऊपर रखेंगे। आर भी बोल सकते, ए भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। मैंने मेरे तरीके से नाम दिया, आप सीसी रो बोल सकते हैं, डीडी रो बोल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा वो रो आप बोल सकते हैं। इतना याद रखना है कि क्रोएस स्क्वायर पैकिंग्स के अंदर जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट होती है, जो रो की अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, एक के ऊपर एक रो को रखते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, एक के ऊपर एक रो को रखते हैं, इतना आपको याद रखना है। इतना भी एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, इतना आपको याद रखना है। समझ में आया? ठीक है, चले आगे चलेंगे आगे बेटा, कोई दिक्कत है? हाँ है, दिक्कत नहीं है, चलो चलते हैं हम बाद में इतना चलो ठीक है। देखो बेटा आगे है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कौन सा बेटा? हेक्सागोनल क्वेयर्स पैकिंग। अब ये हेक्सागोनल क्वेयर पैकिंग का अगर बात करेंगे तो पार्टिकल के अरेंजमेंट कैसे दिख रहे हैं, अच्छे से देखो। एक रो थोड़ा आगे, दूसरा रो थोड़ा पीछे, एक रो थोड़ा आगे, एक रो थोड़ा पीछे। इसका मतलब जो रो आगे है उसको ए बोला, जो रो थोड़ा पीछे है उसको हमने क्या बोला, बी बोला। जो थोड़ा आगे उसको क्या बोला हमने, ए। जो थोड़ा पीछे उसको क्या बोला, बी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा पार्टी? इसका मतलब हुआ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो हमारे एटम के रो की अरेंजमेंट होती है ये ए बी टाइप होती है। कौन सी टाइप होती है बेटा? ए बी टाइप होती है। और इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसके नाम से पता चल रहा है। हेक्सा मतलब क्या आने वाला है, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहने वाला है बच्चा पार्टी? 6। कैसा रहने वाला है? 6। फर्स्ट रो इज द ए, सेकंड रो इज अ बी। ठीक है। सो अगर हम बात करेंगे तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग्स होती है इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये 6 होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के टचिंग्स में हेक्सागोन बनता है। कौन बनता है बेटा? हेक्सागोन बन रहा है। हेक्सागोन देखो भला, हेक्सागोन बन रहा है बच्चा पार्टी, बन रहा है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं बेटा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ में आया सबको? ठीक है, चले आगे। चलो आगे देखो बेटा, हेक्सागोनल पैकेज इन 3D किसमें पढ़ना है अभी? ये 3D में। पीछे वाला पार्ट किसमें पढ़े हम? 2D। ये पूरा पार्ट हम 2D में पढ़े हैं बेटा। ये 2D है। कैसे अरेंजमेंट है बेटा पार्टिकल की? 2D। ये पीछे भी कैसे पार्टिकल की अरेंजमेंट है बेटा? 2D। पीछे चलिए, ये भी पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसे बेटा? 2D। कैसे बेटा? 2D। समझ में आया? ठीक है, आगे चलो फिर। हाँ, ये 2D अरेंजमेंट है। अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? 3D। ठीक है, चलो अभी समझाते हैं 3D में क्या होता है। देखो 3D एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे रखेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगने वाला है। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने एक नोट्स में बहुत डिटेल्स में डाला है, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं कि अगर पैकिंग इन 3D when extended to 3D square close packing form the lattice have the simple cubic unit cell। जब square close packing form the lattice having the simple cubic unit cell in which coordination number is 6। लेकिन 3D के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो फॉर्म होता है इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। अभी ध्यान से रखना बेटा, अभी स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप लोग बोलेंगे सर कैसे पढ़ा रहे यार, स्क्वायर क्लोज पैकिंग तो अभी अभी आपने बताया। जो भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पीछे आपने कितना बताया? 4 बताया। अभी आप कितना बोल रहे हैं बेटा? 6 बोल रहे हैं सर। कितना बोल रहे हैं आप? 6 है ना। अभी कितना बोला मैंने? 6। तो बेटा एक चीज याद रखना, 6 कब होता है? जब क्लोज स्क्वायर पैकिंग, जब क्लोज स्क्वायर पैकिंग किस में होता है बेटा? 3D में। अगर क्लोज स्क्वायर पैकिंग अगर 2D में है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है।
अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर 3D में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चा? 6 है। समझ गए? कुछ दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। द सेंट्रल एम्प्टी स्पेस इज फिल्ड अनदर स्फीयर unit cell and then become the body center unit cell which coordination number become the 8। अभी ध्यान से सुनना बेटा, अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग्स, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये ध्यान से सुनना सब लोग। देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग्स में अगर हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन रही है, मतलब एससीसी बन रही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6। स्क्वायर क्लोज पैकिंग्स में अगर बीसीसी बन रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा बेटा? 8। कितना रहने वाला है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर? 8। अच्छे से लिखेंगे हम लोग को, पहले पढ़ेंगे। When the hexagonal arrangement extended in 3D, placing the closest packing layer on the top oids, the first layer A and following the arrangement B be obtained। अब ध्यान से सुनना, according to figure there are the 2 types of oids। इसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ oids मिल रहे हैं बेटा? 2 टाइप्स ऑफ oids मिल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर मार्क एज अ O, फर्स्ट लेयर को किससे डिनोट किया है बेटा? इधर डायग्राम्स में किससे डिनोट किया है? O से किया है, O से, ठीक है। एंड T से, O एंड T से डिनोट किया है, देखो भला O और T से डिनोट किया है। और सबसे पहले तो आपको बात बता दूं, ऑइड्स का मतलब क्या होता है? ऑइड्स का मतलब क्या होता है? ऑइड्स का मतलब होता है एम्प्टी जगह। क्या होता है बेटा? एम्प्टी जगह, एम्प्टी स्पेस मतलब खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह। देखो बेटा ध्यान से, अगर ये सर्कल हम दूसरे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन जगह कहाँ कहाँ खाली रह रही? देखो यह जगह क्या थी बेटा? खाली है ना। और जगह कहाँ खाली है? देखो, समझ में आया? सब जगह पे जगह खाली है। देखो ये जगह खाली है ना, ये जगह खाली, स्पेयर को एक दूसरी जगह पे रख के भी जगह खाली है। मतलब ऑइड से, ऑइड्स का मतलब क्या होता है? एम्प्टी स्पेस। जब हम सर्कल को, आइटम्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे लेकिन बीच में कुछ बहुत स्पेस रहेगा। अगर मैं बोलूंगा कि बेटा एक दूसरे के ऊपर लड्डू रखो, लड्डू को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो लड्डू के बीच में भी जगह रहेगी। क्यों? वो को सर्कुलर होते हैं, तो सर्कल को एक दूसरे के ऊपर हम अच्छे से अरेंज नहीं कर सकते, उसमें जगह तो रहेगी ही रहेगी। अगर उसके बीच में जगह रह गई तो उसको बोलते हैं ऑइड्स। क्या बोलते हैं? ऑइड्स, ठीक है। ऑल द ऑइड्स O एंड T आर द इक्विवेलेंट। ये O एंड T जितने भी ऑइड्स है, ऑइड्स को हमने नाम दिया ना O एंड T, जो जगह खाली रह रही है उसको A एंड T नाम दिया। ऐसा नाम क्यों दिया सर? बोलो बेटा, ध्यान से सुनना। आपका ये फर्स्ट लेयर है, इसको हमने ए लेयर बोला, और ये आपका सेकंड लेयर है जिसको हमने बी लेयर बोला। जो मैंने रेड से डॉट डॉट सर्कल किया है ना, डॉट से जो सर्कल किया है उसको हमने बी सर्कल बोला, ये ए सर्कल है। बेटा ध्यान से सुनना बात को, जो हमारा जगह, ध्यान से सुनना, हमारा जो रेड वाला मतलब बी सर्कल को जब हम एक साथ कनेक्ट करेंगे और बी सर्कल के अंदर जो पेस बन रहा है, मतलब ऑइड खाली जगह बन रही है, उसको हमने टी से डिनोट किया। और इसको इसके ऊपर रखने के बाद ए और बी में जो जगह खाली रह रही है उसको हम ओ से डिनोट किया। समझ में आया? ठीक है, फिर आगे चले। ऑल द ऑइड्स O एंड T आर द इक्विवेलेंट। ये सब कैसे रहेंगी वैल्यू इसकी? इक्विवेलेंट, बट स्पीयर आर द सेकंड लेयर कैन बी प्लेस आइदर द O ऑइड्स एंड T ऑइड्स। ऑल द O एंड T ऑइड कैन नॉट बी कवर्ड इन द साइमल्टेनियसली। लेकिन हम एक साथ उसको साइमल्टेनियसली कवर नहीं कर सकते। अगर हमने बोला कि इनका जो ऑइड्स की जगह है ये बंद करना है, खाली जगह रखना नहीं, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, खाली जगह तो रहेगी रहेगी, ये याद रखना। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सेकंड लेयर बी कवर द ओनली हाफ द ऑइड्स आर लेयर ए। लेकिन जो हमारा सेकंड लेयर है इसके हाफ लेयर को ही कवर करेगा, ये के पूरे को कवर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बताओ मेरे को? अभी ये सर्कल मैंने निकाला और इसके ऊपर और एक सर्कल रख दिया, तो इतनी ही जगह कवर हो रही ना बेटा, पूरी जगह थोड़ी कवर हो रही है, दूसरी नहीं हो रही ना। ये दूसरा बी का सर्कल है और ए का सर्कल है, मैंने बोला कवर करो पूरी जगह, नहीं हो रही ना, क्योंकि वो गोलाकार है, सर्कुलर है। समझ में आया? तो बेटा इसमें आपको इतना ही याद रखना है। मोरल ऑफ द स्टोरी अगर बता दो ये टॉपिक्स में, तो ये टॉपिक्स में सर हम लोग क्या याद रखेंगे, तो आप लोग जो टॉपिक याद रखने वाले वो हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान से देखना सब लोग। चलो अभी ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये जो हमने स्टडी किया है किसमें किया है बेटा? 3D। 3D के अंदर जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, कौन सा बोलो? स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो होता है, ये अगर एससीसी बना रहा है, एससीसी मतलब क्या बेटा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर बन रही है, ये सीसी अगर बन रही है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, ये देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा हमारा 6। कितना होता है बेटा? 6। ठीक है। फिर लेकिन किसमें?
3D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग बन रहा है और सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल फॉर्म हो रही है, फॉर्म क्लोज पैकिंग स्क्वायर पैकिंग फॉर्म द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ये लाइन आप लिखेंगे पहली लाइन, ठीक है। सेकंड लाइन क्या पता होना चाहिए आपको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही है फॉर्म, लेकिन ये फॉर्म कर रहा है बीसीसी को, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को फॉर्म कर रहा है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहने वाला है बेटा, आपको पता है यार। अरे यार कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहने वाला है, तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर सर हमारा कितना रहने वाला है, 8 रहने वाला है ना। अभी बताया था ना बच्चा मैंने, हाँ याद नहीं आ रहा है आपको, इसमें 8 रह रहा है, उसमें 3D में 6 हो रहा है। और 2D के अंदर अगर बात करूं, ये तो पढ़ा दिया मैंने 3D में, अगर ये तो 3D में लिख दिया ना हमने, ये तो हमारा 3D है ना, 3D को रख दिया। 2D में क्या होता है देखो ध्यान से सब लोग, 2D में क्या होता है वो भी चलो याद रखते। 2D के अंदर क्या देखने को मिला है, देखो बेटा ध्यान से। 2D के अंदर अगर क्लोज पैकिंग, देखो बेटा 2D के अंदर अगर क्लोज पैकिंग, ध्यान से सुनना, क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन है, कैसे बेटा 1, ओए कैसी 1 डायमेंशन, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज, नहीं 1 डायमेंशन में बेटा 1 कोऑर्डिनेशन नंबर, 2D में 1 डायमेंशन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, ठीक है याद रखना। फिर 2D के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर, 2D के अंदर हाँ अभी 4 होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर्स क्लोज पैकिंग है, लेकिन कहाँ है बेटा 2D के अंदर, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इतना रहेगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहने वाला है, तो रहने वाला है बेटा 4, कितना रहने वाला है 4, ठीक है। अभी 2D के अंदर ही बेटा, अगर 2D के अंदर ही बात करेंगे हम, इन 2D अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, कौन सा बेटा हेक्सागोनल्स क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, कौन सा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स है, सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहने वाला है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2D में 6 रहने वाला है, कितना रहने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इतना याद रखना है। लेकिन 3D के अंदर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले का होता है, इतना याद रखना है, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बता दो बेटा, तो 3D के अंदर मैं हेक्सागोनल की बात करूंगा, 3D के अंदर अगर हम हेक्सागोनल की बात करेंगे, हेक्सागोनल, लेकिन कहां बेटा 3D के अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कौन सा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अगर मैं बात करूंगा, जिसको हम बोल सकते हैं बेटा SCP, क्या बोलते हैं बेटा SCP, क्या बोलते हैं SCP, SCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है पता है आपको, 12 होता है, कितना होता है बेटा 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये याद रखना बेटा, ठीक है। और एग्जाम को इसी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, समझ में आया, कुछ दिक्कत है, सर ने बहुत गंदा लिख लिया है ना, सर मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, अच्छा लिखूं, अच्छा बता दो फिर से एक बार, नहीं ना समझ गए आप लोग, सिर्फ इतना याद रखना है यार बच्चा पार्टी, क्या याद रखना है देखो ध्यान से सुनना। 2D के अंदर 1 डायमेंशन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2D के अंदर स्क्वायर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2D के अंदर हेक्सागोनल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये 2D खत्म हो गया भाई, है ना, नाम से याद रखो ना यार, स्क्वायर 4 हेक्सा 6, 1 का सिर्फ 2 होता है, ठीक है, इतना याद रखना है, चलो नहीं तो 1 का बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है, सब स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर मिनिमम कितना होता है 2 होता है, समझ में आया। फिर आगे चलो, 3D के अंदर स्क्वायर है लेकिन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन रही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सॉरी 6 है, कितना 6 है 3D के अंदर। अगर आपके 3D के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही है लेकिन BCC बना रहा है, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म हो रही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा। लेकिन 3D के अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है जिसको SCP बोलते हैं, उसका कितना रहने वाला है 12 रहने वाला है, समझ में आया, कुछ दिक्कत है किसी को नहीं है। अभी देखो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ABAB टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, कौन सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट देखना है हमें, ABAB टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। देखो बेटा ABAB अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अभी तो ABAB के बारे में थोड़ा सुना था सर हमने, चलो ABAB अरेंजमेंट, लेट इज दिस अरेंजमेंट ABAB टाइप इज फॉर्म हैव द हेक्सागोनल यूनिट सेल। देखो ABAB टाइप्स कौन सी यूनिट सेल फॉर्म करता है,
हेक्सागोनल। कौन सी कर रहा है? हेक्सागोनल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसी को क्या बोलते हैं हम? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक तो क्या बोल सकते हैं, नहीं तो हम HCP, अभी मैंने पीछे बताया ना, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन अरेंजमेंट कैसी बेटा? ABEB टाइप। और क्या बना रही है बेटा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को फॉर्म कर रही है, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से एलिमेंट करते हैं? एग्जांपल मैग्नीशियम यानी जिंक दिखाता है, देखो यहां दिखाया है, ठीक है। तो बिल्डिंग ऑफ द सेकंड लेयर बी शोन इन द शेडेड्स एंड कवरिंग द हॅलो मार्क एज द डॉट and the hello marks by crossed X remain unoccupied। अब एक ध्यान से सुनना आपको, इधर जो दिख रहा है ना बेटा, इधर अनऑक्यूपाइड जगह किया है। क्या किया बेटा? अनऑक्यूपाइड जगह किया है, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। और जहां कवर हो रही है जगह, जो जगह कवर हो रही है वो जगह किससे दिखाई? डॉट से दिखाई है। इतना आपको याद रखना। एबीबी टाइप्स में आप इतना लिखना कि लैटिस ऑफ दिस अरेंजमेंट एबीबी टाइप। हाँ, ए बी मतलब क्या? ये पैके ऊपर के लाइन तो ए है, तो दूसरी लाइन बी है, तीसरी लाइन ए है, चौथी लाइन बनेगी तो बी है। बस अरेंजमेंट है, एटम्स एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, बस। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। काल डोंट वरी, टेंशन मत लेना। इससे आगे का पार्ट जो पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, पैकिंग इफिशियंसी, मैं बोलूंगा पूरा यूट्यूब ढूंढ लेना। मेरी जितना बढ़िया पैकिंग इफिशियंसी कोई पढ़ाएगा ना यूट्यूब पे, तो नाम बदल दूंगा, ठीक है। नहीं तो सच्ची बोल रहा हूं, कोई नहीं पढ़ाता। हमारे भी जो बच्चे होते हैं ना रेगुलर के, उनको मैं उस टेक्निक से कभी नहीं पढ़ाता जब तक वो क्रैश कोर्स में नहीं आते, नहीं तो बोर्ड पेपर जब तक नहीं आते। लेकिन मैं आपको अभी से पढ़ाने वाला हूं एकदम शॉर्टकट्स में, एकदम टेक्निक के साथ, कि कैसा करेंगे। पैकिंग इफिशियंसी वाला पार्ट जो होता है, इसमें पूरा न्यूमेरिकल्स वैल्यू है और आपको कैलकुलेशंस आपसे नहीं होते। सबसे बड़ी दिक्कत जो है आपको, तो वो न्यूमेरिकल्स में होती है। और हम ऐसा पढ़ाएंगे, मैं बोला ना आपको कि आप पूरा ढूंढ लेना किसके ऊपर। मेरे जितना सिंपल तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा जितना सिंपल तरीके से हम पढ़ाएंगे। इतनी टेंशन नहीं लेना है, हम जो पढ़ाएंगे वो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। अभी चलो, ये तो कुछ नहीं, ये थ्योरी पार्ट है, इसमें कुछ नहीं है, पढ़ पढ़ के भी आप पढ़ सकते हैं। देखो ये एबीसी टाइप है। कौन सी टाइप बेटा? ये एबीसी टाइप है, ठीक है। अभी एबीसी टाइप दिस सेकंड अल्टरनेटिव टू प्लेस द थर्ड लेयर्स, ठीक है। थर्ड लेयर्स, सेकंड लेयर इज टू द प्लेस बाय द ओवर द अनऑक्यूपाइड सॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर्स, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर लेयर रखा हुआ है, ठीक है। ए लेयर, बी लेयर एंड सी लेयर, इस तरह को एक दूसरे के ऊपर अरेंजमेंट किया है। दिस अरेंजमेंट गिव्स द डिफरेंट लैटिस इन द स्पीयर ऑफ द फोर्थ लेयर। और इनको एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद और एक नया लेयर फॉर्म हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं फोर्थ लेयर विल बी द करस्पॉन्डिंग दो द स्पीयर of the first layer is continuous indefinitely the same sequence is represented as the ABAB types of arrangement। क्या बोलते बेटा? ABAB types of arrangement। तो ABAB types of अगर arrangement करेंगे तो ABAB types of system is close packing और hexagonal close packing is SCP of the sphere। इधर दिया हुआ है 6 folded axis यहाँ बनते ही, इतना याद रखना है। इस टाइप में आपको एक ही टॉपिक याद रखना है, जो है 6 folded axis उधर बनते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इस टॉपिक से, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं ये टॉपिक से। चले आगे। तो इधर तक का आज का हमारा पार्ट था। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स का पार्ट खत्म हो चुका है। अभी हमारा जो कल से पार्ट स्टार्ट होने वाला है, ये हमारा पैकिंग इफिशियंसी। कौन सा बेटा? पैकिंग इफिशियंसी। इतना आईएमपी टॉपिक है बेटा पैकिंग इफिशियंसी। आपकी बुक्स में भी 12th के बहुत कंफ्यूज दिया है बेटा पैकिंग इफिशियंसी। तो ये टॉपिक्स हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है पीछे वाले पार्ट्स में तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल के नेक्स्ट लेक्चर में तो हम मिलने वाले है ही है, पढ़ने वाले है ही, ठीक है। समझ में आया सबको? ठीक है, चलो।